मलाला यूसुफजई एक सीआईए प्रोजेक्ट के इस पार्ट में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे और कब सीआईए ने मलाला यूसुफजई पर काम करना शुरू कर दिया था और वो कौन सी बड़ी अमेरिकी राजनीतिक हस्ती थी जिसने चोरी छुपे मलाला और उसके परिवार के साथ मीटिंग की थी। वो कौन सा सीआईए एजेंट था जो पत्रकार के भेष में मलाला की मनगढ़ंत कहानियों को दुनिया के सामने पेश कर रहा था और किसने इस बात को डंकी की चोट पर कहा था कि मलाला यूसुफजई अमेरिका के आपराधिक साम्राज्य के जिग्सा पजल का महज एक छोटा सा टुकड़ा भर है। ये सब जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। दरअसल सीआईए ने प्रोजेक्ट मलाला पर 2007 से ही काम शुरू कर दिया था। बीबीसी के रिपोर्टर अब्दुल हई कक्कर को ये काम सौंपा गया कि स्वात घाटी में वो किसी ऐसी लड़की को खोज करें जो उस इलाके में सक्रिय तहरीके तालिबान पाकिस्तान के स्कूलों को बंद किए जाने के खिलाफ बोले। जिसके बाद अब्दुल हई ने जियाउद्दीन यूसुफजई से संपर्क किया। जियाउद्दीन यूसुफजई हाई स्कूल में पढ़ाते थे और साथ ही एक मस्जिद के इमाम भी थे। मलाला यूसुफजई इन्हीं की लड़की थी। अब्दुल हई की बात सुनकर जियाउद्दीन ने अपनी ही बेटी मलाला यूसुफजई का नाम आगे कर दिया। बस यहीं से शुरू हुआ मलाला को तैयार करने का काम और शुरू हुआ प्रोजेक्ट मलाला। बीबीसी उर्दू पर मलाला के ब्लॉग आने लगे जिनमें वो पाकिस्तानी बच्चों की शिक्षा की बात करती थीं। ये सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड था। ब्लॉग भी एक्सपर्ट लिखते थे, नाम मलाला का दिया जाता था। करते करते 1 साल बीत चुके थे। मलाला 11 साल की हो चुकी थी। अब वक्त था उन्हें और ज़्यादा लाइमलाइट में लाने का, जिसके बाद मलाला को डायरी लिखने को कहा जाने लगा। तय हुआ कि इस डायरी के लेख को बीबीसी वर्ल्ड सर्विस अपनी वेबसाइट पर द डायरी ऑफ अ पाकिस्तानी स्कूल गर्ल के शीर्षक से डालेगा और इस बात को जताने के लिए कि ये सब कुछ तालिबान के डर से और छुप कर किया जा रहा है, मलाला को एक छद्म नाम गुल मकई दिया गया और फिर इसी नाम से उनकी डायरी बीबीसी पर प्रकाशित होने लगी। मलाला को धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिलने लगी थी। लेकिन एक बात और थी जो और भी चौंकाने वाली थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष दूत रिचर्ड होलब्रुक ने भी 2009 के करीब मलाला और उसके पिता जियाउद्दीन यूसुफजई से गुपचुप मुलाकात की थी। हालांकि 13 दिसंबर 2010 को रिचर्ड होलब्रुक की मौत हो गई थी। इस वजह से वो दोबारा मलाला से मुलाकात नहीं कर सके। मगर मलाला पर हमले के बाद इन दोनों की गुपचुप मुलाकात की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई थीं। अब बिना किसी बड़ी वजह के होलब्रुक मलाला में दिलचस्पी तो नहीं ले सकते थे। सवाल ये है कि अमेरिका के विशेष दूत रिचर्ड होलब्रुक को ऐसा कौन सा काम पड़ गया था कि उन्हें मलाला और उनके पिता के साथ सीक्रेट मीटिंग करनी पड़ी थी। अब आते हैं अगली कड़ी पर। मलाला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा ख्याति उस वक्त मिली जब मलाला और उनके परिवार को लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 डॉक्यूमेंट्री वीडियो को टीवी पर दिखाया। इस वीडियो में मलाला के परिवार के जीवन का वर्णन करने के साथ साथ उन्हें स्कूल में पढ़ाई करते हुए दिखाया गया था। द टाइम्स के इस वीडियो ने मलाला को तुरंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिला दी। इस वीडियो ने पाकिस्तानी मीडिया को मलाला के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। मलाला ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि उस वक्त मलाला की उम्र मात्र 12 साल की थी। उन्हें जिला बाल सभा स्वात का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, इसके तुरंत बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दक्षिण अफ्रीका के बिशप डेसमंड टूटू ने उन्हें अक्टूबर 2011 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी कर दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी और इतनी सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा था कि मानो सब कुछ पहले से तय था। अब आइए आपको द न्यूयॉर्क टाइम्स के उस पत्रकार के बारे में बताते हैं जिसने ये वीडियो बनाया था। इस पत्रकार का नाम एडम बी एलिक था। स्कॉट क्रेटन, जो अमेरिका के एक वॉर वेटरन रह चुके हैं, ने अपने ब्लॉग में एलिक के बारे में लिखा था कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में काम कर रहे एडम एलिक अमेरिका के काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के सदस्य थे जो सीआईए के लिए काम करते थे। अब तो समझ गए होंगे आप कि एडम एलिक ने किसके इशारे पर यह डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी। दरअसल यही वो शख्स था जो सीआईए के इशारे पर शुरू से ही मलाला यूसुफजई के परिवार की गरीबी का फ़ायदा उठाकर उसे अमेरिका और पश्चिमी देशों के मोहरे के तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया था, जिसमें उसका साथ दे रहा था खुद मलाला का बाप, जिसने पैसे के लालच और अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते अपनी ही बेटी को सीआईए के हाथ का खिलौना बना दिया था।
इस वीडियो के जारी होने के बाद मलाला के जो इंटरव्यू पाकिस्तानी टेलीविज़न पर चल रहे थे उसमें ये साफ दिख रहा था कि मलाला जानबूझकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही थी जो तालिबान को भड़काने के लिए काफ़ी था। आपको बता दें कि उस दौरान तालिबान का खौफ इस कदर होता था कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की हिम्मत पाकिस्तानी हुक्मरान भी नहीं करते थे, जबकि वो पुलिस के सुरक्षा घेरे में रहते थे। तो फिर मलाला किसके दम पर इतना कुछ बोल रही थी? क्या उन्हें और उन्हें परिवार को कोई खौफ नहीं था? सच तो ये था कि वो और उनका परिवार गुप्त रूप से CIA के सुरक्षा घेरे और सर्विलांस में रहता था और ये सब कुछ पहले से तय था। मलाला पर हमले के काफ़ी पहले से अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बना रहा था कि वो वजीरिस्तान इलाके में तालिबान के बढ़ते नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करे, मगर पाकिस्तान इसे लगातार अनसुना कर रहा था। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां पर मलाला पर हमला हुआ था और ये इलाका अफ़गानिस्तान की सीमा से लगता है। लेकिन मलाला पर हमले के तुरंत बाद पाकिस्तानी सरकार और सेना पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस कदर बढ़ गया कि पाकिस्तानी सेना ने उस इलाके में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। मलाला पर हमले का फ़ायदा जिस तरीके से अमेरिका ने तत्काल उठाया, तो उस हमले के पीछे छुपे खेल को तो समझ ही गए होंगे आप। मलाला पाकिस्तान के जिस इलाके से आती हैं, वहीं के एक सांसद ने यहाँ तक दावा किया कि मलाला और पाकिस्तानी सरकार ने संयुक्त रूप से शूटिंग की योजना बनाई थी। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि शूटर कोई और नहीं बल्कि इतावली अमेरिकी अभिनेता और निर्देशक रॉबर्ट डी नीरो थे। ये दावा पाकिस्तानी अखबार डॉन में प्रकाशित एक व्यंग्य लेख को लेकर किया गया था। इस व्यंग्य लेख में यह कहा गया था कि मलाला पर हमले की शूटिंग एक CIA ऑपरेशन थी और डी नीरो शूटर थे। हालांकि डॉन अखबार ने यह स्पष्ट किया कि यह लेख एक व्यंग्य था, मगर सवाल ये है कि क्या बिना किसी आधार के ऐसा व्यंग्य लेख लिखा जा सकता था? दूसरी तरफ पाकिस्तानी समाज ने भी इस तथाकथित व्यंग्य को बेहद गंभीरता से लिया था। मलाला को लेकर कनाडा के पत्रकार और क्रिसेंट इंटरनेशनल के संपादक का 2012 में लिखा एक लेख यहाँ संदर्भित करना लाजमी होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मलाला को पता है या नहीं, अगर उसके पिता के पास थोड़ी सी भी समझदारी होगी तो उन्हें एहसास होगा कि उनके परिवार को अमेरिका के आपराधिक साम्राज्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और मलाला इस बड़ी सी जिग्ज़ा पजल का महज एक छोटा सा टुकड़ा भर है। पाकिस्तानी पत्रकार ज़की खालिद ने लिखा है कि मलाला को विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा उठाया गया और मोल्ड किया गया और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बड़े पैमाने पर मलाला की इमेज का प्रोडक्शन किया गया। मैडोना, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ग्लैमर क्वीन थी, उसने एक मेगा कंसर्ट में मलाला के नाम का टैटू अपनी पीठ पर दिखाते हुए गाना गाया, जो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आने के लिए काफ़ी था। खैर, मलाला के पिता ज़ियाउद्दीन यूसुफ़जई, जो एक समय बेहद गरीब हुआ करते थे, मगर 2009 के बाद से वो अचानक स्वात घाटी में एक प्राइवेट स्कूल की चेन के मालिक बन जाते हैं। उनके पास ये पैसा कहाँ से आया, कुछ पता नहीं। रही बात मलाला यूसुफ़जई की, तो वो पाकिस्तान नहीं आती, शायद आखिरी बार 2018 में आई थी। वैसे ज़रूरत भी क्या है उन्हें पाकिस्तान आने की, जब प्रोजेक्ट मलाला वाशिंगटन और लंदन से ही चलना है। तो फ़िलहाल मलाला लंदन में एक शानदार बंगले में रहती हैं और समय समय पर इंटरनेशनल मीडिया में भारतीय उपमहाद्वीपीय समाज के संबंध में बयान देती रहती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।